गुंजन और गौतम दोनों सौतेले भाई बहन थे। गौतम ने गुंजन को कभी भी अपनी सौतेली बहन नहीं समझा। पिता के दुनिया से जाने के बाद गौतम ने अपनी सौतेली माँ शारदा और बहन गुंजन की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। गौतम की पत्नी रमा ने भी इस जिम्मेदारी को निभाने में पूरा सहयोग दिया। गुंजन की 2 दिन पहले ही खूब धूमधाम से मिलकर उन्होंने शादी भी की। ये देखकर शारदा भी बहुत खुश थी। गौतम बेटा, गुंजन सचमुच बहुत भाग्यशाली है जो उसे तुम्हारे जैसा भाई और रमा जैसी भाभी मिली है। तुम दोनों ने मिलकर कितने धूमधाम से गुंजन की शादी की है। गुंजन के बाबूजी की आत्मा भी आज बहुत खुश होगी। माँ, मैंने अपनी जन्म देने वाली माँ को तो कभी देखा नहीं। जब समझ आई तब से आपको माँ के रूप में देखा है, और फिर मैं आपका बेटा हूँ। मुझे वो सारे फर्ज निभाने हैं जो एक बेटे और एक भाई के होते हैं। हाँ बेटा, जुग जुग जियो, पर तुम्हें एक पति का फर्ज भी निभाना है। मैं चाहती हूँ रमा और तुम कुछ दिनों के लिए कहीं घूम आओ। कितने दिनों से तुम शादी के कामों में लगे हुए थे, अपने लिए तो तुम दोनों को समय ही नहीं मिला। माँ जी, गुंजन ने कुछ दिनों के लिए रहने आना है। वो बोल रही थी कि वो हम सबसे मिलने के लिए उदास हो रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है। गुंजन को मैं अभी फोन करता हूँ। रात का खाना सब हम एक साथ खाएंगे। ठीक है बेटा, फिर गुंजन रहकर चली जाएगी तो उसके बाद तुम दोनों प्लान कर लेना। शाम को गुंजन कुछ दिनों के लिए रहने आ जाती है, पर गुंजन के व्यवहार में थोड़ा बदलाव था। जो गुंजन शादी से पहले थी वो गुंजन तो बिल्कुल बदल चुकी थी। माँ, तुम वो 9 लखा हार कह रही थी तुम्हारे पास रखा हुआ है, वो मुझे दे दो। मेरी सासू माँ कह रही थी कि क्या पतले पतले सेट बनाकर दे दिए हैं, बहुत हल्के लग रहे थे उन्हें। अब मैं कुछ दिन रहकर जाऊंगी तो उन्हें दिखाऊंगी कि मेरी माँ ने मुझे 9 लखा हार दिया है। गुंजन, वो 9 लखा हार सुषमा दीदी का है, गौतम की अपनी माँ का। उस हार पर रमा का हक है और वो हार मैंने गौतम की शादी के बाद रमा को दे दिया था। मुझे नहीं पता माँ, मुझे वही हार चाहिए। मैंने अपनी सास को बोल दिया था कि आपके पास 9 लखा हार है, कुछ भी करके मुझे वही हार दो। मैं अपनी इंसल्ट नहीं करवा सकती अपने ससुराल में। रमा गुंजन की बात सुन चुकी थी। वो अपने कमरे में गई और वो 9 लखा हार लेकर आ गई। उसने हार गुंजन को दे दिया। गुंजन, ये लो, तुम्हें ये हार पसंद है ना, ये तुम रख लो। पर बहू, ये तो। माँ, अब तुम बीच में मत बोलो, भाभी मुझे अपनी मर्जी से दे रही है। थैंक यू भाभी। गुंजन ने वो हार अपने कब्जे में कर लिया। रमा तो सीधे और मिलनसार स्वभाव की थी। उसने हार गुंजन को दे दिया, पर गुंजन के मन में क्या चल रहा है ये कोई नहीं जानता था। अरे वाह बहू, तू तो बड़ी चालाक निकली। ये हार तुमने अपने कब्जे में कर ही लिया। अब जैसा जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करना, फिर देखना तुम्हारे पास वो सब कुछ होगा जिसकी तुम हकदार हो। माँ जी, बस आप देखते जाओ, मैं तो भाभी का पूरा ससुराल ही यहाँ ले आऊंगी। यानी कि अब मेरे मायके की हर चीज मेरी होगी। गुंजन, होना भी ऐसा ही चाहिए। गौतम तुम्हारा सौतेला भाई है। उसने चालाकी से बस थोड़े बहुत पैसों में तुम्हारी शादी निपटा दी। अब वो पूरी जायदाद पर कब्जा करके बैठा है। अरे ऐसे कैसे कब्जा कर लेंगे वो। मैं कल ही जाती हूँ और जायदाद का हिस्सा मांगूंगी। बस फिर क्या था, गुंजन ने सोच लिया था कि वो जायदाद का हिस्सा मांग कर रहेगी। वो तो अगले दिन ही अपने मायके पहुंच गई। बातों बातों में ही उसने अपने हिस्से की बात कह डाली। माँ, मुझे नहीं पता, मुझे तो अपना हिस्सा चाहिए। मैं पूरा का पूरा जमीन जायदाद का हिस्सा भैया को नहीं दे सकती। उन्होंने मुझे बोल दिया है कि मैं यहाँ से हिस्सा लूं वरना वो मुझे घर से निकाल देंगे। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी बेटी सारी जिंदगी मायके में बैठी रहे, या फिर उसे हिस्सा देकर खुश देखना चाहती हो? गुंजन, ये तू क्या कह रही है? तुझे पता भी है ऐसे हिस्सा मांगकर तू क्या अपने भैया और भाभी की नजरों में शर्मिंदा होना चाहती है? तुझे पता भी है तेरी शादी के लिए उन्होंने कर्ज लिया हुआ है। वो कर्ज चुकाने में ही गौतम को कई साल लग जाएंगे, और तुझे पता है उसका काम भी सही नहीं चल रहा। तू अपने ससुराल वालों को समझा कि ये सब गलत है। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है माँ, मुझे बस हिस्सा चाहिए। कोई गलत नहीं है, मैं अपना हिस्सा ही तो मांग रही हूँ। मेरे ससुराल वालों ने बोल दिया था कि जब तक हिस्सा नहीं मिलेगा तब तक मैं वापस नहीं जाऊं। अब मैं यहीं रहूंगी जब तक मुझे अपना हिस्सा नहीं मिल जाता। गुंजन ने पूरे घर में कलेश मचा दिया। पूरे घर में अशांति फैल गई। गुंजन तो मायके में ही जमकर बैठ गई और बात बात पर कलेश करने लगी। गौतम भैया, वकील साहब कब तक आ रहे? मुझे हिस्सा कब तक मिल जाएगा? बाबूजी की दुकान और ये बड़ा वाला मकान मैं लूंगी। आप वो छोटी दुकान और एक कमरे वाला घर रख लो।
आप मेरी खुशी चाहते हो ना? मेरे सास ससुर ने सबने यही बोला है कि हिस्से में यही चीज मांगो। अब आप सोच लो कि आप अपनी बहन को खुश देखना चाहते हो या फिर नहीं। चिंता मत करो गुंजन, ये घर और बड़ी दुकान मैंने तुम्हारे नाम कर दी है। कल तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। पर गौतम बेटा, तू बड़ी दुकान और ये घर इसे दे देगा तो एक छोटे से कमरे में तू कैसे रहेगा? हम सब भी तो है, और छोटी दुकान तो एक जरा सा दुकान का टुकड़ा है, उसमें तू क्या ही काम करेगा? माँ, अगर मैंने गुंजन को हिस्सा नहीं दिया तो इसके ससुराल वाले इसे वापस नहीं आने देंगे। मुझे अपनी बहन की खुशी ज्यादा प्यारी है, मैं इसे दुखी नहीं देख सकता। गौतम ने बड़ा घर और बड़ी दुकान गुंजन के नाम कर दिए। गुंजन बहुत खुश थी। वो खुशी खुशी घर जाने वाली थी कि तभी उसके मोबाइल पर उसकी सास का फोन आ जाता है। क्या हुआ माँ जी, आप घबराई हुई क्यों हो? बहू जल्दी आओ, अभी अभी तुम्हारे बाबूजी का फोन आया है। अनुज का एक्सीडेंट हो गया है, उसे अस्पताल ले गए हैं। उसको खून की जरूरत है, पर किसी का भी खून उसके खून से मेल नहीं खा रहा। उसकी हालत बहुत नाजुक है। माँ जी, अनुज को कुछ नहीं होगा, मैं अभी आ रही हूँ, आप घबराओ नहीं माँ जी। गुंजन रोने लगती है। सब हॉस्पिटल पहुंचते हैं। आप में से किसी का भी ब्लड मैच नहीं हो रहा। डॉक्टर प्लीज आप मेरा ब्लड ग्रुप देखिए, मेरा जरूर मैच हो जाएगा। भैया मेरे पति को बचा लो, मेरे पति को बचा लो भैया। कुछ देर बाद नर्स बताती है कि गौतम का ब्लड मैच हो गया है। गौतम का ब्लड अनुज को दिया जाता है और अनुज खतरे से बाहर आ जाता है। उस बीच गुंजन महसूस करती है कि वो जिस भाई और जिस परिवार के साथ गलत कर रही थी, लालच में आ गई थी, आज वही भाभी, वही भाई, वही परिवार उसके साथ खड़ा था, उसके पति की जान बचा रहा था। गुंजन के ससुराल वाले भी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थे। अब घबराने की कोई बात नहीं है, अनुज अब खतरे से बाहर है। सॉरी भैया, सॉरी भाभी, मैंने आपके साथ कितना गलत किया। सच तो ये था कि मैं लालच में आ गई थी, मुझे माफ कर दो। अरे पागल है क्या तू मेरी छोटी बहन है, मुझसे माफी मत मांग, तू तो मेरे दिल का टुकड़ा है। मेरे बच्चों, तुम भाई बहन का प्यार इसी तरह से बना रहे, बस किसी की नजर ना लगे। गुंजन अपने भाई गौतम के गले लग जाती है और सबकी आंखों में आंसू छलक आते हैं। शांता का एक ही बेटा था, अतुल, जिसे पढ़ा लिखा कर कामयाब बनाने में शांता ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। अतुल ने बहुत कम उम्र में अपने पिता को खो दिया। इसके बाद शांता ने अकेले ही सब संभाला। अतुल को पढ़ाने के लिए शांता ने अपनी पुश्तैनी जमीन और अपना घर तक बेच दिया और वो खुद लोगों के घरों में काम करके गुजारा चलाने लगी। शांता के संघर्ष को अतुल भी खूब समझता था, इसीलिए उसने भी कभी मेहनत से परहेज नहीं किया और आखिरकार उसने शांता के सपने को पूरा कर ही दिखाया। माँ, कहाँ माँ, जल्दी आओ। क्या हो गया? क्यों पूरा घर सिर पर उठा रखा है तूने? बात ही कुछ ऐसी है माँ, आप भी जब सुनोगी ना तो खुशी से नाचने लगोगी। माँ, आपको याद है पिछले महीने मैंने दिल्ली की एक कंपनी में इंटरव्यू दिया था? माँ, वहाँ से ये ऑफर लेटर आया है, मतलब वे लोग मुझे जॉब दे रहे हैं। सीनियर मैनेजर की पोस्ट ऑफर हुई है माँ, और सैलरी पूरे 50,000। शांता सच में खुशी से नाचना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं कर सकी। घुटनों में दर्द जो था उसके, लेकिन फिर भी अतुल उसके जज्बात समझ गया, क्योंकि शांता की खुशी उसकी आंखों से जो बह रही थी। अतुल ने शांता को गले से लगा लिया और बोला, बस माँ, अब तक तुमने जितनी भी तकलीफें झेली हैं, ऊपर वाले ने उन सब का फल दे दिया है। अब आप और मैं दिल्ली जाकर रहेंगे। नहीं बेटा, अभी तू अकेला ही जाकर पहले नौकरी शुरू कर, अच्छे से सारा तालमेल बिठा ले, फिर आकर ले जाना मुझे। ठीक है माँ, लेकिन आप मुझसे वादा करो कि जब तक मैं आपको लेने नहीं आता आप अपना ख्याल रखोगी, ज्यादा काम नहीं करोगी, और मैं हर महीने आपको पैसे भेजता रहूंगा। हाँ ठीक है, ये सब छोड़, अब मुझे जल्दी से बांके बिहारी जी के मंदिर ले चल। ये सब उन्हीं की कृपा से हुआ है। मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ाना है मुझे। हाँ माँ, चलो चलते हैं। कुछ ही दिनों में अतुल दिल्ली आ गया। बहुत कम दिनों में ही उसने अपने व्यक्तित्व की छाप पूरे ऑफिस में छोड़ दी। हर कोई उसे पसंद करने लगा, खास तौर पर शमिता, जो कंपनी के मालिक की इकलौती बेटी थी और अपने पापा की जगह उस कंपनी को संभाल रही थी। वाओ, वेरी नाइस मिस्टर अतुल, आपकी लीडरशिप में कंपनी की ग्रोथ बढ़िया है। इट्स एब्सोल्युटली कमेंडेबल। थैंक्स अ लॉट मैम। सिर्फ थैंक्स से काम नहीं चलेगा,
आपको मुझे ट्रीट देनी पड़ेगी। जी आपको मैं कैसे? टेक इट इजी। अपने ऑफिस से थोड़ी दूर जो कॉफी शॉप है, बस वहीं पर एक कॉफी पिला दीजिए, इतना ही बहुत है। एक्चुअली फ्यूचर प्लान्स को लेकर आपसे कुछ डिस्कस करना है जो ऑफिस में ठीक नहीं रहेगा, तो बस इसीलिए मैं आपसे कॉफी शॉप में मिलना चाह रही थी, अगर आपको ठीक लगे तो। जी क्यों नहीं, सी यू इन द कॉफी शॉप मैम। अपने काम को लेकर अतुल की मेहनत और जज्बे ने शमिता को बहुत प्रभावित किया था, इसीलिए वो अतुल को कंपनी के बड़े फैसलों में शामिल करना चाहती थी। इसे लेकर ही उन दोनों के बीच कॉफी शॉप में बातें होने लगी कि तभी। तो यहाँ क्या कर रही है? ओह, तो नया आशिक पाल लिया तूने। देख मेरी बात सुन, इस सबसे कुछ होने वाला नहीं है, शादी तो तेरी मुझसे ही होगी, समझी? दिन में सपने देखना छोड़ दो रॉकी। और हाँ, एक बात और, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, किसके साथ बैठी हूँ, इट्स नॉट योर कंसर्न, सो प्लीज माइंड योर ओन बिजनेस। अच्छा, तो तू खुद को बड़ी बिजनेस वुमन समझने लगी है? हाँ, याद रख, आज भी तेरी कंपनी मेरे पापा की बदौलत ही चल रही है, तो तुझे करना तो वही होगा जो मेरे पापा चाहेंगे, मतलब जो मैं चाहूंगा। शमिता को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने फौरन अतुल को वहां से चलने का इशारा किया, फिर कॉफी शॉप से बाहर। मैम, ये मिस्टर राकेश है ना, मीर चंदानी सर के बेटे? हाँ, कंपनी को बचाने के लिए क्या कुछ दांव पर लगा है, ये तो तुम समझ ही गए होगे अतुल। प्लीज फॉर गॉड सेक मुझे इस हैवान से बचा लो। हमें कैसे भी करके कंपनी को अपने हाथ में लेना ही होगा अतुल, चाहे जो हो जाए। शमिता का इशारा अतुल समझ गया था। अतुल ने खूब मेहनत की और शमिता के साथ मिलकर कुछ ही महीनों में कई प्रोजेक्ट्स हासिल किए, जिनकी बदौलत जल्दी ही शमिता ने पूरी कंपनी को टेक ओवर कर लिया। अतुल, तुमने जो मेरे लिए किया है उसका एहसान मैं कभी नहीं चुका सकती। थैंक यू सो मच अतुल। नो मैम, मैंने जो भी किया वो मेरा काम था। अच्छा, तो इसका मतलब तुम ये सब मेरे लिए नहीं कर रहे थे? फिर मैंने जो हमेशा तुम्हारी आंखों में देखा वो क्या झूठ था? जी मैम, आप क्या बोल रही हैं? मैं कुछ समझा नहीं। अतुल की आवाज में घबराहट थी, मानो शमिता ने उसकी चोरी पकड़ ली थी। फिर शमिता ने बड़े ही प्यार से उससे कहा, ओ अतुल, अब कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं। सच तो ये है कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, शायद तब से जब से तुम्हें पहली बार देखा था। लेकिन हमारा मेल नहीं हो सकता मैम, हम चाहें तो भी नहीं। पहले तो तुम मुझे ये मैम कहना बंद करो और मुझे बताओ कि दिक्कत कहाँ पर है। मैं तो अपने पापा को आसानी से मना लूंगी। अतुल अपनी बीती जिंदगी और अपनी माँ शांता के बारे में शमिता को सब कुछ बताता है, जिसके बाद शमिता अतुल से कहती है, बस इतनी सी बात, तुम टेंशन मत लो अतुल, मैं एडजस्ट कर लूंगी। तुम तो बस जितना जल्दी हो सके मुझे आंटी से मेरा मतलब है कि मॉम से मिलवाने ले चलो। शमिता की बात सुनकर अतुल को बहुत अच्छा लगा। सच तो यही था कि वो भी शमिता को पसंद करता था। 2 दिन बाद वो शांता को दिल्ली ले जाने के लिए अपने गांव जाने ही वाला था, तो वो शमिता को भी अपने साथ ले गया। शमिता को देखते ही शांता सब कुछ समझ गई। माँ, ये शमिता है, वैसे तो मेरी बॉस है, लेकिन बस तू चुप रह। आओ बेटी, ये तुम्हारा ही घर है। नो मॉम, हमारा घर तो दिल्ली में होगा, जहाँ हम तीनों साथ में रहेंगे। दिल्ली की सबसे बेस्ट सोसाइटी में 4 BHK लिया है पापा ने मेरे लिए, मतलब हम सब के लिए। आप तो बस जल्दी से हमारे साथ चलिए। शांता कुछ कह न सकी, पर उसे बदलते हालात के साथ साथ बदलती सोच भी साफ दिखाई दे रही थी। पर वो ये भी समझ रही थी कि शमिता के साथ अतुल की खुशी जुड़ी थी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और वो अतुल और शमिता के साथ दिल्ली आ गई। कुछ ही दिनों में अतुल और शमिता की शादी भी हो गई। शांता बाहर से तो खुश थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे एक अजीब सी चिंता खाई जा रही थी। क्या हुआ माँ, कुछ परेशानी है क्या? नहीं बेटा, परेशानी किस बात की, यहाँ तो मुझे अपनी जगह से उठना भी नहीं पड़ता। सारे काम मेरे सोचने से पहले ही हो जाते हैं। बस अब डर लग रहा है कि कहीं इस सब की आदत ना पड़ जाए मुझे। आदत नहीं है तो डाल लीजिए मॉम, अब तो सब कुछ ऐसे ही होगा। आप तो बस लाइफ को एंजॉय कीजिए। शमिता की बात सुनकर शांता मुस्कुरा दी। शमिता और अतुल एक साथ बहुत खुश थे और ये देखकर शांता भी खुश थी, लेकिन ये सब ज्यादा दिनों तक नहीं चला। ओह गॉड, ये क्या है, इतना ऑयल मॉम, आप क्यों करती हैं ये सब? कुक्स हैं तो सही, आप आराम कीजिए ना।
माफ करना बेटी, असल में मेरी आदत है ना, अतुल सामने हो तो उसे अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाने का मन करता है। मॉम, आप कब तक इन फालतू बातों में उलझी रहेंगी? बुरा मत मानिएगा, पर सच तो ये है कि इतना ऑयली खाना खाकर अतुल की और मेरी फिजिक खराब हो जाएगी। हमने कुक्स को सब समझाया हुआ है, वो हमारे हिसाब से ही खाना बनाते हैं, तो आपको किचन में जाने की कोई जरूरत नहीं है। इवन आपको अगर कुछ खाने का मन करे तो कुक्स को बोल दिया कीजिए। नहीं बेटा, मुझे इस सब की आदत नहीं है, मैं अपने लिए खुद ही पका लिया करूंगी। उफ, आदत नहीं है तो डाल लीजिए मॉम, समझा कीजिए। अब आप लोगों के घरों में काम करने वाली कोई मेड नहीं है, इतने बड़े खानदान से रिश्ता जुड़ा है आपका, थोड़ा स्टेटस मेंटेन कीजिए। और ये क्या कपड़े पहन रखे हैं आपने? मैंने जो कपड़े आपके लिए मंगवाए थे उन्हें क्यों नहीं पहनती आप? बेटा वो कपड़े, वो मुझे एक्चुअली ना गलती मेरी और अतुल की ही है। हम आपके लिए कितना भी कर ले, पर आप तो खुद को बदलना ही नहीं चाहती। वैसे गलती आपकी भी नहीं है, अचानक इतना सारा पैसा और ऐशो आराम किसी को मिल जाए तो यकीन करना थोड़ा मुश्किल ही होगा। शमिता तो अपनी बात कहकर वहां से चली गई, लेकिन शांता से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। वो फौरन जाकर अपना सामान बांधने लगी। वो किसी को बिना बताए वहां से वापस गांव जाना चाहती थी, लेकिन अतुल ने उसे देख लिया। माँ, कहाँ जा रही हो आप? वो भी इतने सामान के साथ? आप रुको, मैं गाड़ी मंगवाता हूँ और आपके साथ भी चलता हूँ। आप बताओ कहाँ चलना है? तुम परेशान मत हो, वो बहुत दिनों से गांव जाने का मन हो रहा था मेरा, तो बस इसीलिए। और गाड़ी की जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी, बस आसानी से मिल जाती है। अरे ये कैसी बातें कर रही हो आप? माँ, कुछ हुआ है क्या? होना क्या है, तुम्हारी माँ को ड्रामा जो क्रिएट करना है तो वो तो करेंगी। इन्हें जाने दो अतुल, सच तो ये है कि ये गांव में ही रहने के लायक हैं। ये हमारे साथ बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर सकती हैं। शमिता की बात सुनकर अतुल का पारा चढ़ जाता है। वो गुस्से से शमिता से कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी माँ के बारे में ये सब कहने की? और तुम मुझे ये बताओ कि एडजस्ट कौन करने वाला था, माँ या तुम? सच तो ये है शमिता, माँ ने जो मेरे लिए किया है उतना संघर्ष करने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। तुम्हें अगर लगता है कि माँ तुम्हारे इस आलीशान घर में रहने के लायक नहीं है तो साफ साफ सुन लो, मैं भी माँ के साथ ही जाऊंगा। नहीं नहीं बेटा, ये क्या बोल रहा है तू? बेटा, बहू कुछ गलत नहीं कह रही है, सच ही तो है, मैं सचमुच इस सब के लायक नहीं हूँ। यहाँ सब कुछ तो है मेरे लिए, लेकिन फिर भी एक अजीब सी घुटन महसूस कर रही हूँ। मैं गांव में ही ठीक रहूंगी बेटा, जाने दे मुझे। नहीं माँ, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। एक दिन तो मुझे जाना ही है बेटा, तो मेरे खातिर क्यों अपनी खुशियों से मुंह मोड़ रहा है? बहू बहुत अच्छी है, तुझसे बहुत प्यार करती है वो, मैंने देखा है। सच कहूँ तो अब मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ, जानती हूँ कि वो तेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी मेरे जाने के बाद। इतना कहकर शांता बेसुध हो गई और जमीन पर गिर पड़ी। ये देखकर अतुल और शमिता दोनों उसकी तरफ भागे, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकते थे। उस दिन शांता को जाना ही था। ये बात अलग है कि वो अब इस दुनिया से ही जा चुकी थी। अतुल फूट फूट कर रो रहा था और शमिता वो शर्मिंदा थी। शांता की कीमत का अंदाजा शायद अब जाकर उसे हो रहा था।